हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको कल वीडियो में पढ़ाया था, वांट ऑफ फैक्टर कि आई बराबर आपने पढ़ा था कि असामान्य अणुसम गुणधर्म, अपन में पढ़ा था सामान्य अणुसम गुणधर्म। या दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, नीचे वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, ये कहलाता था वांट ऑफ फैक्टर। अब इसी से रिलेटेड आप लोग हेडिंग पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड हेडिंग पढ़ेंगे वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा कि वांट ऑफ फैक्टर और वियोजन की मात्रा में संबंध। तो वियोजन की मात्रा क्या होती है कि कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ कभी भी पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, चाहे वो जितना भी प्रबल हो। कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। पूर्ण पदार्थ का वह भाग जो वियोजन की क्रिया में भाग लेता है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। ठीक, जैसे आपका AB है, ये वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, तो ये वियोजित हो जाएगा। और आयनन एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है, ये आपने पढ़ रखा है पहले से ही। तो प्रारंभ में देखेंगे, प्रारंभ में इसका हमने 1 मोल ले लिया, ये प्रारंभ में 0 0 आएगा। ठीक, प्रारंभ में क्या आएगा 0 0। अब क्या आएगा वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात क्या आएगा 1 माइनस अल्फा। मान लिया अल्फा क्या है, AB की वियोजन मात्रा है अल्फा, तो इसकी मात्रा कितनी रह जाएगी 1 माइनस अल्फा। जब से आपके पास 100 रुपए हो, 200 गिर गए तो कितने बचा, आपके 80 बचे। तो ऐसे ये भी है कि इसका प्रारंभ में 1 मोल था, प्रारंभ में आपका कितने मोल 1 मोल, और अल्फा वियोजित हो गया कि कितना बचा 1 माइनस अल्फा, और यहां पर आ जाएगा आपका अल्फा। चूंकि ये है तो ये आपका अल्फा हो गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, ये क्या आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा आपका कट गया, आगे क्या 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा कट गया 1 प्लस अल्फा आ गया। ये वियोजन के पश्चात कणों की संख्या है। और आपने कल पढ़ा था वांट ऑफ फैक्टर I बराबर वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, और नीचे आएगा वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी हुई 1 प्लस अल्फा, और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है 1। तो आपका I बराबर आ गया 1 प्लस अल्फा, तो I माइनस 1 बराबर अल्फा। ये हो गई वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा के लिए कंडीशन होती है कि I इज ग्रेटर देन 1, I का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, I का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपका अल्फा का मान प्लस में आएगा। 1 से अगर छोटा हो जाएगा तो अल्फा का मान माइनस में आ जाएगा, जो संभव नहीं है। ठीक, इसलिए वियोजन की स्थिति के लिए I इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, I इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो गई इसकी वियोजन की मात्रा।
तो वियोजन की मात्रा के लिए क्या है, ये आपका आई और अल्फा में संबंध हो गया। ये वांट ऑफ फैक्टर है और ये वियोजन की मात्रा है। ठीक, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको कल वीडियो में पढ़ाया था, वांट ऑफ फैक्टर कि आई बराबर आपने पढ़ा था कि असामान्य अड़सम गुणधर्म अपान में पढ़ा था सामान्य अड़सम गुणधर्म। या दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था वियोजन या समगुणन के पश्चात कणों की संख्या, नीचे वियोजन या समगुणन से पूर्व कणों की संख्या, ये कहलाता था वांट ऑफ फैक्टर। अब इसी से रिलेटेड आप लोग हेडिंग पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड हेडिंग पढ़ेंगे वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा कि वांट ऑफ फैक्टर और वियोजन की मात्रा में संबंध। तो वियोजन की मात्रा क्या होती है कि कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ कभी भी पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, चाहे जितना भी प्रबल हो। कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। पूर्ण पदार्थ का वह भाग जो वियोजन की क्रिया में भाग लेता है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। ठीक, जैसे आपका एडी है, ये वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, तो ये वियोजित हो जाएगा। और आयनन एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है, ये आपने पढ़ रखा है पहले से ही। तो प्रारंभ में देखेंगे, प्रारंभ में इसका हमने 1 मोल ले लिया, ये प्रारंभ में 0 आएगा। ठीक, प्रारंभ में क्या आएगा 0। अब क्या आएगा, वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात क्या आएगा 1 माइनस अल्फा। मान लिया अल्फा क्या है, ए बी की वियोजन मात्रा है अल्फा, तो इसकी मात्रा कितनी रह जाएगी 1 माइनस अल्फा। जब से आपके पास 100 रुपए हो, 200 गिर गए तो कितने बचा, आपके 80 बचे। तो ऐसे ये भी है कि इसका प्रारंभ में 1 मोल था, प्रारंभ में आपका कितने मोल 1 मोल, और अल्फा वियोजित हो गया तो कितना बचा 1 माइनस अल्फा, और यहां पर आ जाएगा आपका अल्फा। चूंकि एक है तो ये आपका अल्फा हो गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, ये क्या आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा आपका कट गया, आगे क्या 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा कट गया 1 प्लस अल्फा आ गया। ये वियोजन के पश्चात कणों की संख्या है। और आपने कल पढ़ा था वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, और नीचे आएगा वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी हुई 1 प्लस अल्फा, और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है 1। तो आपका आई बराबर आ गया 1 प्लस अल्फा, तो आई माइनस 1 बराबर अल्फा। ये हो गई वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा के लिए कंडीशन होती है कि आई इज ग्रेटर देन 1, आई का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, आई का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपका अल्फा का मान प्लस में आएगा। 1 से अगर छोटा हो जाएगा तो अल्फा का मान माइनस में आ जाएगा, जो संभव नहीं है। ठीक,
इसलिए वियोजन की स्थिति के लिए I इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक, I इज ग्रेटर देन 1। तो ये हो गई इसकी वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा के लिए क्या है, ये आपका I और अल्फा में संबंध हो गया, ये वांट ऑफ फैक्टर है और ये वियोजन की मात्रा है, ठीक। की मात्रा में सेकंड टाइप्स देख लीजिए। ये आपका फर्स्ट टाइप था साहब, विद्युत अपघट्य पदार्थ ए ही है तो वियोजित हो रहा था A प्लस और B माइनस में, ठीक। अब मान लिया कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारा क्या है, A है, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, A, और वियोजन पर यह N अणु B दे रहा है, अणु क्या दे रहा है, B दे रहा है, ठीक। तो प्रारंभ में मोल कितना होगा इसका, प्रारंभ में 1 मोल ले लिया, तो प्रारंभ में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। और वियोजन के पश्चात क्या होगा, वियोजन के पश्चात क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा, और यहां पर क्या आएगा, n अल्फा, क्योंकि n लिखा है ना कि वियोजन पर n अणु दे रहा है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि A B है तो क्या बनना था, A प्लस और B माइनस, ये 1 ये 0 0, प्रारंभ में तो 0 है क्योंकि प्रारंभ में वियोजित नहीं हो रहा तो इनकी मात्रा होगी नहीं, और वियोजित हो रहा तो 1 माइनस अल्फा, और ये क्या आ रहा था, अल्फा अल्फा। तो यहां पर 2 बन रहा है तो क्या हो गया, देखो 2 अल्फा हो गया कि नहीं, और यहां पर n अणु है तो क्या हो गया, n अल्फा, ठीक है। ये 2 अणु, इसमें 2 अणु में वियोजित हो रहा है, ठीक। इसका एक अणु जो है 2 में वियोजित हो रहा है तो 2 अल्फा हो गया, और ये n अणु दे रहा है B के, ठीक, कि A वियोजन पर n अणु B के दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1 है, आपका 0, 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया, n अल्फा, ठीक। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या है, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या वो क्या आएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, टोटल जोड़ देंगे कि 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब आई बराबर आपने क्या पढ़ा कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वांट ऑफ फैक्टर बराबर आपने पढ़ा वियोजन की कंडीशन में कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, कणों की संख्या, नीचे क्या है, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या क्या है, 1 मूल था कि नहीं प्रारंभ में, तो आपका I बराबर क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, I इधर कर दीजिए, I माइनस 1 बराबर क्या आएगा, ये प्लस वाला भाग इधर कर दो, माइनस वाला इधर कर दीजिए, ठीक। पक्षांतर करने पर निशान चेंज हो जाता है, I माइनस 1 बराबर n कामन ले लीजिए, सॉरी अल्फा कामन ले लीजिए, n माइनस 1, अल्फा बराबर आपका आ गया I माइनस 1, नीचे क्या आएगा, n माइनस 1, ये आपका अल्फा, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। ये जो समीकरण है आपकी, ये जो समीकरण 1 है, ये वियोजन की मात्रा अल्फा और वांट ऑफ फैक्टर I में संबंध है, ठीक। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि n का मान जानते हो भाई, कणों की संख्या 1 से ज्यादा होगी तो इनका मान 1 से ज्यादा होगा तो प्लस में आएगा, और I का मान भी 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए बताया था आपको 3 कंडीशन कि I बराबर बना है तो पदार्थ ना ही वियोजित होगा ना ही समूहित होगा, ठीक, और I इज ग्रेटर देन 1 होगा तभी पदार्थ वियोजित होगा, ठीक। इस सूत्र से स्पष्ट हो जाएगा आपका। तो जो समीकरण 1 है वो क्या है, वो वियोजन की मात्रा और वांट ऑफ फैक्टर, उसमें रिलेशन मतलब इसमें संबंध है, ठीक। वो संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा का क्या है कि A के n अणु है
और संगुणित हो गया तो एक का वॉल्यूम बना लिया कि जैसे यहां पर 2 अणु है और संगुणित हो गया तो इसका 1 अणु बना। अगर इसके 5 अणु है तो संगुणित हो गया उसका 1 अणु बना। तो आपका प्रारंभ में मोल कितना है? 1। संगुणन के प्रारंभ में इसके मोल तो 0 है क्योंकि भी संगुणित तो हुआ नहीं। संगुणन के पश्चात कणों की संख्या क्या आएगी? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। और ये क्या आएगा? अल्फा बटे n, क्योंकि अल्फा क्या है? संगुणन की मात्रा। ठीक है, तो जितना संगुणित हो गया वो इससे घट जाएगा। भाई इसकी अल्फा क्या है? संगुणन की मात्रा। तो जितना पदार्थ संगुणित हो गया है वो 1 से घट जाएगा, इतना शेष बचेगा। और ये संगुणित हो गया तो ये क्या हो गया? अल्फा बटे n। उसमें क्या था? वियोजित हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था? n अल्फा, उसके n और बन रहे थे। यहां पर क्या आएगा? अल्फा बाई n। संगुणन के पश्चात कणों की संख्या क्या आएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। भाई संगुणन के पश्चात कणों की संख्या ये टोटल जोड़ देंगे, ठीक? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे आई बराबर क्या आएगा? संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, ये संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। तो संगुणन के पश्चात कणों की संख्या इतनी है, पूर्व कितनी है? 1 से जरा आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो रहेगा उतनी। तो आई बराबर क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा बटे n। 1 इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, अल्फा बटे n माइनस आपका अल्फा लिखा है, इसमें से अल्फा कॉमन लेंगे, 1 अपान n माइनस 1। आप इसमें n लघुत्तम ले लेंगे, n आप जो है अल्फा निकालेंगे तो अल्फा और r आएगा ये, ठीक? n लघुत्तम ले लीजिएगा तो 1 माइनस n, ये n आ गया। ये n आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या आएगा? अल्फा बराबर n और i माइनस 1, नीचे 1 माइनस n। n इधर लाएंगे तो इसके लिए क्या करते हैं कि माइनस इससे आप कॉमन ले लीजिए और माइनस इससे कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे आपका पलट जाएगा, यही पलट जाएगा, माइनस माइनस कट गया। ये आपका जो सूत्र बन गया, ये सूत्र है, ये संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा और वांठा फैक्टर, ये संगुणन की मात्रा है और ये वांठा गुणांक है, उसमें संबंध है, ठीक? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आई का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक? आई का मान 1 से छोटा, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है? इसीलिए आई लेस देन इसीलिए 1 होता है संगुणन की स्थिति में, ये संगुणन की मात्रा होगी, ठीक? इसे आप पूरा नोट कर लेंगे। जो है आप इस सभी और गुणधर्म लिख लेंगे कि नंबर 1 वाष्पदाब का अपेक्षित कौनपन कि P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। ये जानते हो P नॉट क्या है? ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और PS क्या है? आवासशील विलेय पदार्थ द्वारा बने विलयन का वाष्पदाब, ठीक? और ये विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या। आई क्या है? वांठा गुणांक है, जो आपने पीछे फार्मूले पढ़े थे, सेम उसी तरीके से फार्मूले हैं, बस यहां पर वांठा फैक्टर बढ़ जाएगा। आप ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर चारों फार्मूले एक साथ नोट कर लोगे, ठीक? कल है मतलब देखो स्थिर रहेगा। टॉपिक आपका है असामान्य अवसंग गुणधर्म। पीछे पढ़ रहे थे वो सामान्य अवसंग गुणधर्म थे, ठीक? कौन कौन से? वाष्पदाब में आपेक्षिक कौनपन, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, 4 आपके अवसंग गुणधर्म थे, ठीक? अब क्या होता है कि जो अवसंग गुणधर्म है, क्लियर समझिए लोग, आप लोग, अवसंग गुणधर्म, जो आपके अवसंग गुणधर्म है वो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर, ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी जो, ठीक? तो अवसंग गुणधर्म कणों की संख्या पर चूंकि निर्भर करते हैं, तो इसमें क्या होगा? यदि कणों की संख्या परिवर्तित हो रहा है तो अवसंग गुणधर्म भी परिवर्तित हो रहा है। और ये परिवर्तित कब होगी? वियोजन या संगुणन की स्थिति में। वियोजन या संगुणन की स्थिति में कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में अवसंग गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं, और जो अवसंग गुणधर्म परिवर्तित हो जाएंगे
तो वो अणुसम गुणधर्म कहलाते हैं क्या हमारे? असामान्य अणुसम गुणधर्म। क्या कहलाते हैं? हाँ, असामान्य अणुसम गुणधर्म। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए आप लोग कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर आएगा, पढ़ा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन, नीचे क्या पढ़ा था? एन प्लस कैपिटल एन पढ़ा था कि नहीं? तो यहां पर चल जाएगा 1/2 फैक्टर और लग जाएगा। ठीक, ये वियोजन या संवरण की स्थिति के लिए है। और जब पदार्थ वियोजित या संवरित नहीं हो रहा है तो चल रहा था सूत्र पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन और नीचे एन प्लस कैपिटल एन। और चूंकि राउल्ट का नियम पढ़ा था आपने, वो तनयुग्मों पर लागू होता है, तो इसकी तुलना में इसका मान नगण्य मान लेते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसको मान हटा सकते हो और लिख सकते हो आई बराबर, यहां पर आई और इनटू एन और नीचे कैपिटल एन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब दूसरा क्या होगा कि क्वथनांक का उन्नयन आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन दूसरा अणुसम गुणधर्म आपने पढ़ा था। ठीक, क्या था? डेल्टा टीवी बराबर पढ़ा था आपने 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, और इसमें यहां पर आ जाएगा 1/2 फैक्टर आई। 1/2 फैक्टर क्या रहेगा? आई। आई क्या है? 1/2 गुणांक है या 1/2 फैक्टर है। ठीक है। डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन है। केबी क्या है? विलायक का मोलल और उन्नयन स्थिरांक है। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में। ठीक, तो डेल्टा टी बराबर आ गया आई 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। पीछे पढ़ रहे थे उसमें यहां पर आई नहीं था, ये आई है वियोजन या संवरण की स्थिति के लिए। ठीक, असामान्य अणुसम गुणधर्म आप लोग जो पढ़ रहे हैं। ठीक, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से फार्मूले हैं। तीसरा हमने पढ़ा था आपके इसके न्यूमेरिकल, इसके बाद एक वीडियो और होगा, उसके बाद आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अलग मेथड से पढ़ेंगे। ठीक, बुक के मेथड से नहीं, आप चाहना तो उससे लगाना या हमारे अलग मेथड से लगाओगे, न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा है। हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर आई 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। यह आपका तीसरा अणुसम गुणधर्म था कि डेल्टा टी बराबर आई 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। उसी तरीके से बना हुआ। एफ का मतलब फ्रिंजिंग पॉइंट, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी क्या है? हिमांक का अवनमन, मतलब हिमांक में कमी, और आई 1/2 गुणांक है। के क्या है? विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तीसरा और चौथा आपका था परासरण दाब। यहां पी से लिख रहे हैं। पी बराबर क्या होता है? पी बराबर आपने पढ़ा था पीवी बराबर एनएसटी। यह आपने पढ़ा था कि पी बराबर एन बटे बी क्या होता है? सीएसटी पढ़ा था। तो इसमें लग जाएगा आपका आई, क्या लग जाएगा? आई क्या है? आई 1/2 गुणांक। आई क्या है? एन बटे बी क्या होता है? सी क्या है? मोलर सांद्रता। तो पी बराबर हो गया आई सी एस टी। ये क्या होता है? वियोजन या संवरण की स्थिति में ये कहलाते असामान्य अणुसम गुणधर्म, अब नॉर्मल कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज। ये वियोजन या संवरण की स्थिति में ऐसे फार्मूले आपके लगते हैं। ठीक, वियोजन या
संगुणन की स्थिति में इस तरीके से आपके फॉर्मूले लगते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिए अणुसंग गुणधर्म, अणुसंग गुणधर्म केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वियोजन या संगुणन की स्थिति में, वियोजन या संगुणन की स्थिति में कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन की स्थिति में कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, इस कारण विलयन के अणुसंग गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। विलयन के अणुसंग गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित अणुसंग गुणधर्म, परिवर्तित अणुसंग गुणधर्म को असामान्य अणुसंग गुणधर्म कहते हैं, असामान्य अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। जो निम्न है होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान, अब नॉर्मल मोलर मास। तो पहले मोलर द्रव्यमान क्या होता है ये पढ़ा होगा कि किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान जो होता है वो कहलाता है मोलर द्रव्यमान, ठीक। जैसे आपका अणुभार, एक मोल का अणुभार कहलाएगा क्या आपका मोलर द्रव्यमान, ठीक है भाई। मोल बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। यदि एक मोल होगा तो W बराबर M होगा, जो उसका अणुभार होगा वही उसका द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक। तो इसीलिए मोलर द्रव्यमान परिभाषा क्या है कि किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान कहलाता है क्या मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो देखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि यदि किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक हो जाता है तो इस स्थिति में या तो इस मोलर द्रव्यमान को कहते हैं हम क्या असामान्य मोलर द्रव्यमान, मतलब सामान्य ना रहे। तो ऐसा जब होगा जब विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाएगा तो इसका मोलर द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। कि यदि किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मोलर द्रव्यमान हमारा आता है वो कहलाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक। और ये जब ही होता है जब विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाता है तभी उसका मोलर द्रव्यमान परिवर्तित होता है, ठीक। तो देखिए जो मोलर द्रव्यमान है ये एक अणुसंग गुणधर्म नहीं है, लेकिन अणुसंग गुणधर्म पर निर्भर करता है। क्यों अभी देखो बता रहे हैं कि आपका ये मोलर द्रव्यमान है, ये अणुसंग गुणधर्म भैया नहीं है, ध्यान रखना। अणुसंग गुणधर्म केवल और केवल मात्र आपके चार हैं। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, चार अणुसंग गुणधर्म है। मोलर द्रव्यमान अणुसंग गुणधर्म नहीं है, लेकिन ये अणुसंग गुणधर्म पर निर्भर करता है कि मोलर द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुसंग गुणधर्म के। कैसे होता है
किस प्रकार होता है ये अभी आपको बता रहे थे कि मोलर द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है अड़सन गुणधर्म के। क्यों? कोई देख लीजिए आप 4 अड़सन गुणधर्म आपने पढ़े, 4 पढ़े अड़सन गुणधर्म कि डेल्टा टी बराबर, कोई ले लीजिए आप, डेल्टा टी बराबर 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा ठीक अगले वीडियो में। देखिए ये क्या मोलर द्रव्यमान, वही अनुभाग, ये मोलर द्रव्यमान है और ये अड़सन गुणधर्म है। तो देखो इसके व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, देखो व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, अगर सब कांस्टेंट मान ले व्युत्क्रमानुपाती आएगा। कोई सूत्र ले लीजिए आप, P बराबर लेते हो, P बराबर क्या होता है आई सी एस टी, सी एस टी लिख दीजिए सर। और ये क्या है मोल बटे आयतन, और मोल बराबर क्या है द्रव्यमान बटे अनुभाग। देखो याद है अनुभाग की नहीं, वही मोलर द्रव्यमान। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है। तो मोलर द्रव्यमान अड़सन गुणधर्म नहीं है, लेकिन अड़सन गुणधर्म पर निर्भर करता है ठीक। और अड़सन गुणधर्म आपने पढ़ा है, यह आपका मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। और अड़सन गुणधर्म कणों की संख्या के समानुपाती होता है। अड़सन गुणधर्म क्या है, कणों की संख्या के समानुपाती। यहां पर क्या लिखोगे कि विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान विलेय के कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, चूंकि इसके समानुपाती है तो इसके स्थान पर ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो जब विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी तो हमारा मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि लिखा मैंने बताया था। भाई कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो घट जाएगा, उल्टा ना, इसके कणों की संख्या क्या होगी कम हो जाएगी तो ये अधिक हो जाएगा। तो देखो परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो गया कि नहीं। तो ये आपको बता रहे थे कि यदि किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक हो जाता है तो इस मोलर द्रव्यमान को कहते क्या हम, असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान वियोजन या संगुणन की स्थिति में विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है ठीक। वियोजन या संगुणन की स्थिति में क्या होगा, विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है उस चीज से स्पष्ट होगा। भाई वियोजन या संगुणन की स्थिति में क्या होता है कि कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, इस कारण उसका मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। तो आपका क्लियर हो गया। अब इसके नीचे फार्मूला है, भाई आपने पढ़ा था आई बराबर, क्या पढ़ा था, आई बराबर आपने पढ़ा था कि असामान्य अड़सन गुणधर्म, कल पढ़ा था उन्होंने कि आई बराबर असामान्य अणुसंख्य, जो परिभाषा पढ़ी थी आपने, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। और अपान में क्या था, सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। पढ़ा था कि नहीं आपको। अब देखिए अब अड़सन गुणधर्म के लिए क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा होगा। यहां पे क्या आएगा, ये असामान्य अड़सन गुणधर्म है और ये क्या है सामान्य, तो सामान्य वाला अनुभाग यहां आएगा कि सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य क्या होगा मोलर द्रव्यमान। और नीचे क्या आएगा असामान्य, असामान्य अणु संख्य, सॉरी असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्यों, क्योंकि मोलर द्रव्यमान इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं। यहां क्या लिखा था असामान्य अड़सन गुणधर्म, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान अपान में होगा उल्टा। और ये क्या है सामान्य अड़सन गुणधर्म,
ये यहां पर उल्टा आएगा। ठीक, तो आप दोनों को बराबर करके लिख सकते हो। ठीक, दोनों को क्या लिख सकते हो, बराबर करके, कि सामान्य मोलर द्रव्यमान नीचे असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर असामान्य अड़सन गुणधर्म अपान में सामान्य अड़सन गुणधर्म। ठीक, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। ठीक, लेकिन जो न्यूमेरिकल हम अलग मेथड से बताएंगे उसमें आपको कोई घबराने का आवश्यकता नहीं। ठीक, लेकिन आप ये सूत्र नोट कर लेंगे, देख लीजिए आप एक बार इसको क्लियर फिर समझ लीजिए, उसके बाद लिखोगे। ठीक, यदि विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य स्थिति से कम या अधिक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो जो मोलर द्रव्यमान हमारा होता है वो कहलाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। रुकिए, फिर एक बार देख लीजिए कि यदि किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक हो जाता है तो इस मोलर द्रव्यमान को कहते हैं हम असामान्य मोलर द्रव्यमान। की तो आपने जाना कि जो मोलर द्रव्यमान है वो एक अड़सन गुणधर्म नहीं है, लेकिन वो अड़सन गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है, ये देखो मैं सूत्रों से बताया आपको कि क्वथनांक का उन्नयन व्युत्क्रमानुपाती है, पराश्रयता व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, हम लिखेंगे तो वही मोलर द्रव्यमान इसके अड़सन गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अड़सन गुणधर्म विलेय की कणों की संख्या के समानुपाती होता है, तो अड़सन गुणधर्म के स्थान पर ये लिख दिया। तो आप इससे स्पष्ट हो रहा है कि विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित होने से विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा था। ठीक, बात को सुनाई। और इससे हमने फार्मूला बना दिया भाई, आपने कल वन हाफ गुणांक पढ़ा था कि असामान्य अड़सन गुणधर्म और सामान्य अड़सन गुणधर्म का अनुपात वन हाफ फैक्टर कहलाता है। तो आई बराबर आपने पढ़ लिया था। ठीक, अब आपका आई बराबर क्या है, अब इसका उल्टा हो जाएगा भाई, ऊपर असामान्य अड़सन गुणधर्म है तो ये सामान्य मोलर द्रव्यमान आएगा, और ये सामान्य अड़सन गुणधर्म है तो नीचे असामान्य मोलर द्रव्यमान आएगा। ठीक, अब आप इसे नोट कर लीजिए, लिखिए यदि किसी, इसकी परिभाषा लिखिए, यदि किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, यदि किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक हो जाता है, सामान्य से कम या अधिक हो जाता है, तो इस मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। नई लाइन से लिखिए आप लोग, असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान वियोजन या संगुणन की स्थिति में होता है। मोलर द्रव्यमान एक अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। मोलर द्रव्यमान एक अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, परंतु यह अणुसंघ गुणधर्म पर निर्भर करता है। परंतु यह अणुसंघ गुणधर्म पर निर्भर करता है।
क्योंकि अड़सन गुणधर्म विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। क्योंकि अड़सन गुणधर्म विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, इस कारण विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाने से, इस कारण विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाने से ब्रैकेट लिख लेंगे वियोजन या संगुणन की स्थिति में, क्योंकि विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो रही वियोजन या संगुणन की स्थिति में। विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाने से विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है। यही परिवर्तित मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान होता है। उसी के नीचे आप नोट कर लोगे ये यहां पर चूंकि और ये इसलिए ठीक कि मोलर द्रव्यमान 1/कोलगेटिंग प्रॉपर्टी, या इसे लिख सकते हो सीपी कोलगेटिंग प्रॉपर्टी अड़सन गुणधर्म, और उसके नीचे लिख लोगे मोलर द्रव्यमान अड़सन गुणधर्म के स्थान पर विलय के कणों की संख्या, ठीक ये लिख लीजिए। और उसके बाद आप लोग नीचे फॉर्मूला लिख देना I बराबर ही आपका I बराबर ये, ठीक जहां I आप जानते हो वो आंठा पूर्णांक है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि ये कैसे इसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको हमने इधर बताया, ठीक। आप लोग जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। की मात्रा में सेकंड टाइप देख लीजिए, या आपका फर्स्ट टाइप से साफ विद्युत अपघट्ट पदार्थ ए ही है तो विद्युत हो रहा था A प्लस और B माइनस में, ठीक। अब मान लिया कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ हमारा क्या है A है, कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ क्या है A, और वियोजन पर यह N अणु B दे रहा है, अणु क्या दे रहा है B दे रहा है, ठीक। तो प्रारंभ में मोल कितना होगा इसका, प्रारंभ में 1 मोल ले लिया तो प्रारंभ में क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। और वियोजन के पश्चात क्या होगा, वियोजन के पश्चात क्या आएगा 1 माइनस अल्फा, और यहां पर क्या आएगा n अल्फा, क्योंकि n लिखा है ना कि वियोजन पर n अणु दे रहा है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि A B है तो क्या बनना था A प्लस और B माइनस, ये 1 ये 0 0, प्रारंभ में तो 0 है क्योंकि प्रारंभ में वियोजित नहीं हो रहा तो इनकी मात्रा होगी नहीं, और वियोजित हो रहा तो 1 माइनस अल्फा, और ये क्या आ रहा था अल्फा अल्फा। तो यहां पर 2 बन रहा है तो क्या हो गया, देखो 2 अल्फा हो गया कि नहीं, और यहां पर n अणु है तो क्या हो गया n अल्फा, ठीक है। ये 2 अणु, इसमें 2 अणु में वियोजित हो रहा है, ठीक। इसका एक अणु जो है 2 में वियोजित हो रहा है तो 2 अल्फा हो गया, और ये n अणु दे रहा है B के, ठीक कि A वियोजन पर n अणु B के दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1 है, आपका 0 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया n अल्फा, ठीक। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या वो क्या आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, टोटल जोड़ देंगे कि 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब आई बराबर आपने क्या पढ़ा कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वन हाफ फैक्टर बराबर आपने पढ़ा वियोजन की कंडीशन में कि वियोजन के
पश्चात कड़ों की संख्या, कड़ों की संख्या। नीचे क्या है, वियोजन से पूर्व कड़ों की संख्या, वियोजन से पूर्व कड़ों की